नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, तो उससे संबंधित 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीके जीएस अगर आपके सब्जेक्ट में है, यानी आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में है जीके जीएस, और आपने सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता नहीं पढ़ा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। तो थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता पे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। कुछ ही 2 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो सिंधु घाटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी जल्दी करेंगे। तो सिंधु घाटी का सभ्यता जो पढ़ने वाले हम लोग, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार सबसे पहले जानेंगे। तो इसका विस्तार है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका विस्तार भी पूछ दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तर पश्चिम था। ठीक है, याद रखना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तर पश्चिम। और देखिए, ब्रिटिश काल के चार्ल्स मैसन जो थे, वो 1826 में सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी दिए। देखिए, आपको गहराई से जो भी है, तो ये मैं आपको गहराई से बता रही हूँ। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगी। और देख लीजिए, ये 1826 ईस्वी में किसने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता का जो खोज हुआ था, तो उससे पहले भी जानकारी कुछ हुई थी, जो 1826 में ही थी। तो ब्रिटिश काल में चार्ल्स मैसन नाम का जो अधिकारी था, तो उसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी। और यह जानकारी है नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में छापी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हालांकि इतना गहराई से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, नैरेटिव ऑफ जर्नीज पत्रिका में ये छापी गई थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता नामक भी चीज़ है कोई। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बर्टन बंधु, यानी कि बर्टन बंधु जो दो लोग थे, इसमें जेम्स बर्टन थे और एक विलियम बंधु थे। तो 1856 ईस्वी में इन्होंने रेलवे की पटरी बनाने के दौरान इनको ज्ञात हुआ कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, जो कि आगे चल के पता चला कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो ये बर्टन बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जो 1856 ईस्वी में क्या रेलवे पटरी बनाने के लिए आए थे। लेकिन उसी दौरान उनको पता चला था, इन दोनों को, जेम्स बर्टन को और विलियम बंधु को, कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। और उसके बाद खनन का जो कार्य होता है, वो आगे चलकर शुरू करते हैं। देखिए, 1856 में सर्वप्रथम छानबीन करते हुए हड़प्पा सभ्यता का दौरा किया गया था, और 1853 से 56, लेकिन ये जो लोग थे, ये सब असफल हो गए थे। लेकिन इसके बाद ये कार्य क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसके बाद जो पता चलता है 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में आते हैं जॉन मार्शल। ये नाम याद रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे। 1921 ईस्वी में जो आता है, जॉन मार्शल आते हैं, और ये पुरातत्व का विभाग के हेड रहते हैं, यानी कि मेन जो अध्यक्ष रहते हैं वे रहते हैं। और उनका नेतृत्व, उन्हीं के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, आपको याद रखना है। और राखल दास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि आपको याद रखना है। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, यानी कि हेड थे, और उन्हीं के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, यानी सिंधु सभ्यता की खोज की। और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, और मोहनजोदड़ो की ठीक 1 साल बाद खोज हो गई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैक्ट, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु सभ्यता का काल, यानी कि जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, तो उनके द्वारा यह जो सिंधु सभ्यता का काल है, वो इतना घोषित किया गया था, 3250 से 2750 ईसा पूर्व घोषित किया गया था। लेकिन जो
कार्बन 14 पद्धति होती है, कार्बन डेटा पद्धति जिसको कहते हैं, तो उसके अनुसार इसका जो काउंट किया गया था डेट, और इसका जो पूरा ईयर हुआ था तो 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ये डीपी अग्रवाल ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 माना जाता है। और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, यानी क्वेश्चन आपका जिस हिसाब से पूछता है तो आंसर भी आपको उसी हिसाब से देना है। तो ये कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए विदेशियों ने इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का हवाला दिया था, यानी सुमेरियन सभ्यता बताया था। स्थानीय जो लोग थे तो उसको द्रविड़ जाति के लोग बताते थे, और ये मत रखालदास बनर्जी द्वारा है। तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इन चीज़ों को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रश्न कहीं से भी बने, आंसर आपके पास होना चाहिए। ये जो मुख्य विशेषता थी क्या थी, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, अपने आप में नगरीय सभ्यता थी। और इसका जो मुख्य काल माना जाता है NCERT के अनुसार 2500 या 2600, ठीक है, 2500 या 2600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व या 1750 ईसा पूर्व, ये भी कह सकते हैं, ये माना जाता है, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व NCERT मानता है। इसकी मुख्य विशेषता ये याद रखिएगा कि नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, और ये शांतरीय विस्तृत सभ्यता थी। राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी रूप से ये सर्वांगीण वहाँ पे कह सकते हैं विकास हो गया था, ऐसी सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यही कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आंसर आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है आप लोग गहराई से पढ़ें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने जो भी डिटेल में मैंने बताया तो वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, 4 से 5 सेकेंड दूंगी। इसके बाद आप लोगों को आंसर बताना होगा, क्योंकि आप लोग बच्चे तो हैं नहीं, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता अभी मैंने जस्ट बताया था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपके पास दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जनरल कनिंघम, कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों के पास? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ये आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर, इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, ये ध्यान में रखना है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, कितने ईस्वी में की थी? 1921, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है? लौह युग की सभ्यता मानी जाती है, कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, स्वर्ण युग माना जाता है, या पाषाण युग माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने जस्ट इसकी जब डिटेल में बता रही थी तो जस्ट मैंने बताया था, आई होप आप लोगों को याद हो, तो ज़रूर बताएं क्या होगा आंसर। जो लोग सेकंड दे रहे हैं उन लोगों का सही है कांस्य युगीन, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो ये विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो क्या थी विशेषता कि ये कांस्य युगीन थी, यानी कि इस सभ्यता में कांस्य युग का मतलब कांस्य चीज़ों का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा था। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला है आखेट है, व्यापार है, चित्रकारी है, या पशुपालन है? बताइए सोच के क्या आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए आंसर देख लेते हैं, पशुपालन होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार है, हाँ सॉरी व्यापार है, क्योंकि ये कपास चीज़ों मतलब कपास जो कपड़ा होता है, कपास का व्यापार ईरान से करना ये शुरू कर दिए थे। सॉरी थोड़ा सा उतर गया था हमारे भी माइंड से, तो ये व्यापार होगा,
ठीक है, व्यापार होगा इसका सही आंसर। आगे वो भी प्रश्न मैंने डाला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो अभी मैंने बताया था, बताइए। पहला ऑप्शन है 1922, 1921, 1920, 1919। कब हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 1921। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें बनी हुई थी यानी कि जो उसकी जैसे पैसा कह सकते हैं, तो किस चीज़ की बनी हुई थी? पहला देखिए सेल खड़ी, दूसरा स्लेट, तीसरा पत्थर और चौथा है चर्म। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी मोहरे वहाँ पे प्रयोग हो रही थी हड़प्पा सभ्यता में। क्या ये आंसर सही है? देख लीजिए, जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक, दूसरा है निरकुंस, तीसरा है समतावादी या चौथा है उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी देख के ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, आप लोग ध्यान से थोड़ा सोचिए और बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये समतावादी हो जाएगा। ठीक है, ये समतावादी, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे तो उसकी जो सामाजिक पद्धति थी वो समतावादी थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है, उचित समतावादी है। ठीक है, अब देखिए, ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसको डाकयार्ड कहते हैं, तो एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ईंटों की कृत्रिम चीज़ें बनी हुई मिली हुई हैं जिसको डाकयार्ड के नाम से जाना जाता है, तो वो किस स्थल पे मिली है? बताइए। पहला ऑप्शन है चन्हू-दरो, कालीबंगा, लोथल और तीसरा है बड़झूम। चन्हू-दरो, कालीबंगा, लोथल, बड़झूम। ईंटों की कृत्रिम गोदी डाकयार्ड कहाँ पे मिली हुई है, यानी कहाँ साक्ष्य मिला है? ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे सिंधु सभ्यता से। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल, लोथल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पहला है पत्थर, दूसरा है पेड़, पशु, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अधिकतर किन चीज़ों की पूजा किया करते थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, चार बता सकते हैं जो भी आंसर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उस समय के जो भी लोग थे वो प्राकृतिक प्रेमी थे, प्राकृतिक की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे वो मातृसत्तात्मक थे, तो वे पत्थरों की भी पूजा करते थे, पेड़ की भी पूजा करते थे और पशु की भी पूजा करते थे। इसलिए सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या आंसर सही है? सही है, पेड़, पत्थर, पशु सभी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मैंने जस्ट बताया था डिटेल में जब मैं बता रही थी। पहला ऑप्शन देखिए नगर नियोजन प्रणाली, ग्राम नियोजन प्रणाली, कोई नहीं और दोनों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? तो जो लोग आंसर ए दे रहे हैं नगर नियोजन प्रणाली, उनका सही हो जाएगा। नगर नियोजन प्रणाली की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है भीमबेटका और तीसरा है कालीबंगा और चौथा है चन्हूदरो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोथल, भीमबेटका, कालीबंगा, चन्हूदरो। क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा चन्हूदरो। चन्हूदरो एक ऐसा स्थल है जहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं था। बाकी जितने भी स्थल है वहाँ पे एक विशेष प्रकार की दुर्ग की रचना की गई थी जो कि त्रिभुजाकार थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? मोहनजोदड़ो का था, सिंधु घाटी सभ्यता का था या लोथल का था या पंजाब का था? लोथल नामक किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख यानी कि व्यापारिक बंदरगाह था? आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यापारिक बंदरगाह
सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ था, या हड़प्पा सभ्यता में कहाँ था, तो ये ध्यान रखिएगा लोथल में व्यापारिक बंदरगाह था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने क्वेश्चन ही बता दिया, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए बस। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? पहला है अन्नागार, दूसरा है स्नानागार, तीसरा है ध्यानागार और चौथा है स्मारक। सोच के आंसर बताइए, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ज़रूर पता होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन पूछ रहा है, और ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़ा भवन विशाल भवन कौन सा है। तो विशाल भवन अगर सीधे विशाल भवन पूछता है तो वो हो जाता है स्नानागार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यानागार, यानी सबसे बड़ा भवन जो था मोहनजोदड़ो का वो ध्यानागार था। यानी उस समय में भी मेडिटेशन की व्यवस्था थी, और मेडिटेशन के लिए एक विशाल भवन तैयार किया जाता था। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा बड़ा भवन था तो वो था स्नानागार, यानी कि स्नान करने वाला जो जगह होता है वो था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये अन्नागार यानी अन्न रखने वाला जो भंडारण का जगह होता है उसको कहते हैं। और स्मारक पता ही होगा, स्नानागार पता ही है, नहाने वाला स्थल, उसके लिए विशेष तरह की प्रबंध की गई थी, नालियों की व्यवस्था की गई थी, हॉल टाइप बनाया गया था। यानी सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो उस समय इतना विकसित था, डेवलप था, नगरीय सभ्यता थी। और वहाँ ध्यानागार का भी विशेष तौर से वहाँ पे ध्यान दिया गया था, बनाया गया था ऐसे ऐसे भवन। तो विशाल, सबसे विशाल भवन कौन था, ध्यानागार था, उसके बाद था स्नानागार, उसके बाद था अन्नागार। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यानी कि वो जो मोहर या मुद्रा बनते थे तो वो मतलब उस समय में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था पैसे बनाने के लिए, मुद्रा बनाने के लिए। पहला ऑप्शन है चर्म, दूसरा है कागज़, तीसरा है टेराकोटा और चौथा है कांस्य। क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का? आंसर आप लोगों का जो सही हो जाएगा ये टेराकोटा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? टेराकोटा हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा आंसर? टेराकोटा आंसर हो जाएगा। उस समय जो मुद्राएं बनती थी वो टेराकोटा के रूप में बनती थी। टेराकोटा कहने का मतलब जो ईंटें होती हैं, लाल लाल ईंटें जो होती हैं, भट्टियों में पकाया जाता है मिट्टी को और तब जाके बनता है। तो उसी तरह से उस समय में मुद्राएं प्रचलित होती थी, उस समय में उसी मुद्राओं का चलन था। तो ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा काल में टेराकोटा नामक मुद्रा चलती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें एकत्रित किया है, और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो और ध्यान से पढ़िए, थोड़ा एक सिलेक्शन लेके दिखाइए, तभी कहीं ना कहीं ये मेरा पढ़ाना भी कहीं ना कहीं वो लाभदायक होगा और कहीं ना कहीं सिद्ध होगा, सफल होगा। आई होप आप लोग सभी सफल हो, यही आशा करते हैं। थोड़ा मेहनत कर लीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है कपास, चौथा है धान। गेस कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ये जो थे कपास के मामले में अग्रणी थे, मैंने पहले ऊपर में बताया था। और कपास के लिए ये निर्यात करने के लिए ईरान तक जाते थे, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कपास के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस कहीं ना कहीं ये हड़प्पा सभ्यता थी। तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, VVI क्वेश्चन कह सकते हैं, जो भी कहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो को जो जाना जाता है, बताइए क्या आंसर होगा। कांस्य का टीला, मृतकों का टीला, सोने का टीला, लोहे का टीला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो लोग पढ़े होंगे इससे पहले तो उन लोगों को आ गया होगा आंसर अपने माइंड में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरे हुए व्यक्ति
पाए गए थे जब इसका जो खनन हुआ था तब। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का नाम दूसरा है, ठीक है, दूसरा नाम मृतकों का टीला है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आते रहता है बार बार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये भी प्रश्न बहुत बार आते रहता है। पहला ऑप्शन आपका देखिए, सोने का, लोहे का, तांबे का या चांदी का। किस चीज़ का ज्ञान नहीं था उनको, ये भी जो लोग पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता उन लोगों को भी ध्यान होगा। तो इन लोगों को जो ध्यान नहीं था, मतलब ज्ञात नहीं था जिन चीज़ों का, तो वो लोहे का था। लोहों के बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये लोग सोने से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, लिपि पूछा जा रहा है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, लिपि क्या थी, तो पहला ऑप्शन देखिए, चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक, ज्ञात नहीं, या सभी। क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का, तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, ये ज्ञात नहीं है अभी तक। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। मैंने काल, तीनों कालों को पूरा अच्छे से कवर करवाया है, पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो उन चीज़ों को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर प्लीज़ जाके चेक कर ले और पढ़ ले थोड़ा सा। और मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है उसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, और आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं है इसकी लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे, इंद्र की उपासना करते थे, प्रजापति की उपासना करते थे, या पशुपति नाथ की उपासना करते थे। तो मैंने ऊपर में ही बताया था कि प्रकृति की उपासना तो करते ही थे, लेकिन प्रकृति के साथ साथ पशु की, पेड़ की, पौधे की, सभी की उपासना करते थे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, पशुपति नाथ की वो उपासना करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी आद्य शिव की उपासना करते थे, महादेव की उपासना करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, ये भी प्रश्न बार बार आते रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आयताकार था, वर्गाकार था, त्रिभुजाकार था, या समांतर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र बना हुआ था तो वो कैसा था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो ये त्रिभुजाकार था, ठीक है, ये क्या था, त्रिभुजाकार था, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे, देखिए शीशे का भी आयात करते थे, चीन से करते थे, ईरान से करते थे, मैक्सिको से करते थे, या जापान से करते थे। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया था कि किसी न किसी चीज़ का वो आयात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बताइए, हाँ जो सोच रहे हैं आप लोग वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ईरान और कपास की भी आयात करते थे, सॉरी ईरान से वो आयात करते थे शीशे का और कपास का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, मुंबई से। फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान से ये सिंधु घाटी के लोग जो थे सेलखड़ी का आयात करते थे, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य की मूर्ति बनी हुई है, मिली हुई है। कांस्य की मूर्ति, कांस्य मतलब जो टीन और तांबा का जो मिश्रण होता है तो उसी को कांस्य कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ से मिली है, तो ये है हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, सॉरी ये मोहनजोदड़ो एक में आइए आ जाएगा, सिंधु से मिला है या लोथल से मिला है। ये एक ही है, मोहनजोदड़ो अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये सिंधु और ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। बताइए आंसर सोच के। जो कांस्य की मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। डांस करती हुई महिला का जो कांस्य
कांस्य की मूर्ति यानी तांबा और टीन का जो मिश्रण से बनता है उसी को कांस्य कहते हैं। ये याद रखिएगा, कांस्य कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार आते रहता है कि कांस्य का मिश्रण किन चीज़ों से हुआ है, तो तांबे का और टीन का हुआ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में ये प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है, यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है, कहाँ पे प्राप्त हुआ है? सूतकोड़ा में, कालीबंगा में, पंजाब में या लोथल में? फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कालीबंगा से ये भी याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो कालीबंगा से साक्ष्य मिला है, काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, और साथ ही साथ क्या साक्ष्य मिला है? ये देखिए, यज्ञ स्थल का भी साक्ष्य मिला है। और काली चूड़ियाँ, कालीबंगा नाम याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? ये बहुत बार प्रश्न आया है, तो ये मैंने अभी जस्ट बताया था जब हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे। तो ये था भूमध्य सागर के लोग जो थे, वहीं के लोग आकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मतलब बसे हुए थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वही भूमध्य सागरीय लोग ही आकर बसे हुए थे। अब अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? पहला ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, पंजाब और वह दोनों। क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोथल और रंगपुर दोनों हो जाएगा। चावल के प्रमाण दोनों जगह से मिले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली हैं? राजस्थान से, लोथल से, सूतकोड़ा से या कश्मीर से? आंसर दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये लोथल से मिला है। हाथी के दांत कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिला है। लोथल गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी थी? उस समय राजपथ बन गए थे, सोच सकते हैं। तो उसकी चौड़ाई 10 मीटर थी या 11 मीटर थी, 12 मीटर थी या 13 मीटर थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर की राजपथ सड़कें बनी हुई थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने लोथल, दाइमाबाद, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो लोग सेकंड सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दाइमाबाद में ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है वो तांबे का रथ यहीं से प्राप्त हुआ है, दाइमाबाद में। और ये हरियाणा में पड़ता है शायद, दाइमाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दाइमाबाद या गुजरात? इसका हड़प्पा हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, अंतिम प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, सिंधु में या कहीं नहीं? तो चांदी का जो साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिला है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं 50 क्वेश्चन इसमें नहीं करवा रही हूँ, आगे मैं करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। सब्सक्राइब कर लिए अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।